क्या स्टडी कर रहे थे? लाइट एंड साउंड। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं क्या स्टडी कराने जा रहा हूं मैं। मैंने कहा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, मैंने कहा परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, ये जो मैं कंटेंट पढ़ाता हूं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एज सच वो आपके रिट के सिलेबस में नहीं है। मेरी बात को समझना, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, लेकिन ये फिनोमिना भी हमें आनी चाहिए। बोलो बात समझ ना, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो जब हमने दो फिनोमिना अच्छे से पढ़ ली तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, बोलो बात समझ ना। तो हमें हमारा जो सिलेबस है उससे ज्यादा पढ़ ले वो चलेगा, कम नहीं पढ़ना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वो है कंडीशन, मतलब शर्त क्या होती है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या क्लियर करूंगा कि इस फिनोमिना के होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इधर ध्यान दो, बचपन से पढ़ा है। पहली कंडीशन क्या है कि जो प्रकाश किरण है, जो हमारी लाइट रेज है, वो सघन माध्यम से, बोलो सघन माध्यम का मतलब है डेंस मीडियम। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा डेंस मीडियम, ओके। आपसे मैं कह रहा हूं से विरल माध्यम में जानी चाहिए। विरल माध्यम बोले तो रेयर मीडियम, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरी हमारी शर्त है कि बोलो आपतन कोण का मान, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण, आपसे मैं कह रहा हूं क्रांतिक कोण, बोले तो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं बोलो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, से ज्यादा होना चाहिए। यानी दूसरी जो मेरी शर्त है वो ये है आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो हमें इनको समझना है कि डेंस से रेयर में ही क्यों, ओके, और आई इससे ज्यादा ही क्यों, बराबर क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, बोलो बात समझ में। और इसमें डेंस से सघन से विरल में क्यों, सघन से बोलो विरल से सघन में क्यों नहीं, बोलो बात समझ में। तो ये दोनों शर्तें पहले आप नोट करो, फिर मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये जितने भी वर्ड आए, क्रिटिकल एंगल क्या होता, कैसे निकाला जाता, सब सिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारा सीखेंगे। सबसे पहले तो ये दो जो कंडीशन मैंने बताई है, शर्त बताई है, वो हमें समझनी है कि हम ऐसा पढ़ते आए हैं कि डेंस से रेयर में जानी चाहिए, तो डेंस से रेयर में ही क्यों, रेयर से डेंस में क्यों नहीं, क्लियर। और आई इससे ज्यादा ही क्यों, कम बराबर क्यों नहीं, बोलो बात समझ में। तो मैं आपको अभी 4 डायग्राम बनाकर ये दोनों कंडीशन को अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमें ये दो शर्त रटनी नहीं है, समझना है, ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि नहीं यार ये फिनोमिना मुझे एग्जाम में पूछे तो रेज डेंस से रेयर में ही भेजनी है, बोलो बात समझ में। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन वेरी इजी, लाइट रेज डेंस टू रेयर जानी चाहिए, और सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बोलो बात लिख ली, दोनों शर्तें बोलो। ये दोनों आप पहले लिख लो। हो गया नोट सबका? हो गया? नोट कर लिया? आगे बढ़ू? ओके, अब इधर ध्यान देना। आपसे मैं कह रहा हूं समझो, मैं आपको 4 डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों। ओके, 4 डायग्राम से मैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा ये आपसे मैं कह रहा हूं ये डेंस, ये रेयर, ये आपसे मैं कह रहा हूं भेज रहा हूं। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ कि मैंने जैसे डेंस इधर लिखा, रेयर इधर लिखा, तो मैं इस फिनोमिना को स्टडी करना चाहता हूं, तो मुझे रेज किधर से भेजनी है? बोलो डेंस टू रेयर। तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही भेजूंगा। बोलो ऐसे ही भेजूंगा। अच्छा, ये मैंने रेज को भेजा, समझना, मैं आपसे कह रहा हूं ये मैंने रेज को भेजा। क्लियर? ओके, मुझे एक बात बताओ, ये जब रेयर मीडियम में जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बोलो आपसे मैं कहूं ये आई होगा और ये आर होगा। बोलो हम जानते हैं कि रेयर में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए जो ये रेज होती है वो नॉर्मल से बहुत दूर जाती है। क्लियर? अच्छा, क्या यहां पर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है क्या? नहीं, वो तो मैं तब मानूंगा जब ये रेज इधर ही आ जाए। मैंने कहा नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हुआ है? आप कहोगे यहां पर तो अभी अपवर्तन है। ठीक है, अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो किसका है? बोलो, आप कहोगे रिफ्रैक्शन का है। किसका है? रिफ्रैक्शन का है। ओके, मैंने कहा यार थोड़ा और एफर्ट्स लगाते हैं। क्या करते हैं? बोलो, और एफर्ट्स लगाते हैं। क्लियर? मैंने कहा अब मैं रेज को एक इससे ज्यादा एंगल पे भेज रहा हूं। ठीक है, बोले तो क्रिटिकल एंगल पे भेजता हूं। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसपे अगर हम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रेज भेजते हैं तो वो आपसे मैं करूं अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसका मतलब ये इतने एंगल पे इससे डेफिनेटली ये इससे ज्यादा है, तो आपसे मैं करूं ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? क्या अभी भी TIR हुआ है क्या? नहीं, अभी भी क्या हुआ है? आप कहोगे अपवर्तन है। ठीक है, बोले तो क्या है? बोलो आपसे मैं करूं रिफ्रैक्शन ही है। ओके, अब मैंने कहा कि अब मैं अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं जो ये आपका रेज है, मैं यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको मैं अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर देता हूं तो तुरंत मेरी रेज इधर आ जाती है। बोलो बात समझ में? तो ये मेरा जो हुआ वो TIR हुआ। TIR का मतलब समझ के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ में? ओके, अब देखो ये मैं रेज किधर से किधर भेज रहा हूं? डेंस से रेयर में भेज रहा हूं। अब मैंने देखा यार ये तो मुझे समझ में आ गया कि I थीटा C से ज्यादा क्यों होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा ये मैं बार बार डेंस से रेयर में क्यों भेज रहा हूं, एक बार रेयर से डेंस में भेज के देखूं। तो मैंने कहा चलो यहां पर करके देखते हैं। ये मेरा रेयर और ये मेरा डेंस। क्लियर? मैंने कहा यार यहां पर भी प्रयास करके देखते हैं। बोलो मैंने रेज भेजी, ध्यान से समझना। अब ये डेंस में तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्मल की ओर आएगी। इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी इंतजार करता रहूंगा फिर भी मुझे यहां तो कभी आती हुई दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब हुआ कि जो हम बोलते हैं कि TIR की स्टडी करनी है तो रेज को किधर से किधर भेजना चाहिए? डेंस से रेयर में भेजना चाहिए। क्या डेंस से रेयर में भेजने से TIR हो जाता है क्या? नहीं, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि TIR के लिए दोनों मतलब दोनों शर्तें होनी चाहिए। एक होने से काम नहीं बनेगा, एक तो यहां पर भी थी, एक तो यहां पर भी थी। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि TIR में होने की पॉसिबिलिटी कब बढ़ जाती है? जब रेज को किधर से किधर भेजते हैं? डेंस से रेयर में भेजते हैं। ओके, फिर हो कब जाएगा? जब I जो है थीटा C से
ज्यादा हो जाएगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब ही हुआ कि रेड से डेंस में कभी भी भेज करके हम TIR को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि रेज ऑलवेज इस स्टडी के लिए, इस फिनोमिना के लिए डेंस से रेयर में ही भेजनी पड़ेगी, और आपका आई जो है, आपतन कोण जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, वो हमेशा क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। अभी मैंने दो शर्तों को अच्छे से समझाया, क्योंकि RPSC में अगर क्वेश्चन आता है तो 80 to 90% तो शर्तें ही पूछी जाती है। मैं तो अभी आपको ये निकालना न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले दो शर्तें अच्छे से याद होनी चाहिए। याद का मतलब समझी हुई होनी चाहिए। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए रेज को जाना चाहिए। ऑप्शन में दे दिया रेयर से रेयर, डेंस टू रेयर, रेयर से डेंस, और आप एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गए क्या डेंस से रेयर में था क्या रेयर से डेंस में था। हो जाते कंफ्यूज, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो एक ही माइंड में हिंदी, साइको, मैथ्स, साइंस में आपको क्या, मैं हमेशा ये जरूर सोचता हूं एग्जाम वाले दिन को, बोलो बात समझ में, तो उस केस में आपका समझा हुआ होगा तो तुरंत पता लगा लोगे क्या डेंस टू रेयर था कि रेयर टू डेंस था। बोलो बात समझ। अगर आपका ये लॉजिक क्लियर होगा, आप तुरंत सोच लोगे कि यार मैं रेयर से डेंस में भेजूंगा तो कभी TIR मिल ही नहीं सकता, मैं डेंस से रेयर में भेजूंगा तो ही मिल सकता है। बोलो बात मेरी समझ में आई? बोलो ओके। तो ये सबसे पहले नोट करो, ये वाला बोलो आपसे मेरे को, ये भी क्या है, अपवर्तन है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अपवर्तन मतलब क्या है, बोलो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन एक ही TIR है, वो ये है। बात समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। आगे बढ़े। तो हमने दोनों शर्तों को अच्छे से समझ लिया। समझने का मतलब है कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी कभी सोचो कि TIR की दो शर्तें क्या है, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि बोलो डेंस टू रेयर जानी चाहिए, और आपका जो आपतन कोण है, आई है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की, ठीक है। हो गया ये नोट? बोलो हो गया ना? ठीक है। नाउ मैं अब क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, मैंने कहा क्रांतिक
कोण, ठीक है। बोलो मैंने क्या सिखाने जा रहा हूं, क्रिटिकल एंगल। एंगल मतलब थीटा, क्रिटिकल का मतलब सी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। ओके, देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अभी हमने देखा कि वह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जब आपकी रेज कितना बनाती है, बोलो 90 बनाती है। क्लियर, इसी को बोला। इधर देखो, ये कौन था, आप कहोगे डेंस था, ये कौन था, रेयर था, ठीक है। अच्छा, ये क्रिटिकल वाली बात है क्या, आप कहोगे सर ये तो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। अच्छा रिफ्रैक्शन है, बोलो तो मैं बताओ स्नेल का नियम लगा सकता हूं। बोलो, मैंने कहा स्नेल कहता है कि जब जब ये फिनोमिना हो रही होगी मेरा नियम आप बिंदास लगा सकते हो। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, स्नेल के नियम से। अच्छा, स्नेल क्या कहता है अपने नियम में कि म्यू वन साइन आई, बोलो इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। क्लियर, स्नेल ने हमेशा यही कहा मेरा लो कभी भी लगाना हो तो जिस मीडियम से रेज आ रही है उसका अपवर्तनांक, और आपसे मैं कह रहा हूं जिस मीडियम और उसका आपतन कोण का मल्टीप्लाई जिस मीडियम में जा रही है उसका अपवर्तनांक और उसका अपवर्तन कोण। क्लियर, तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। यहां पर क्या लिख दूं, म्यू डी। कैसे लगा रहा हूं समझ रहे, बोलो ये इधर से आ रही है, ये कौन सा है, म्यू डी। यहां पर क्या करूंगा, आई की जगह थीटा सी लिख दूंगा। ओके, फिर मैंने कहा किधर जा रही है, म्यू आर, ठीक है। और मैंने कहा यहां पर क्या कर दूंगा, साइन 90। यहां तक समझ में आई मेरी बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये साइन थीटा सी इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी आ जाएगा। क्लियर, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, थीटा सी इजिकल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। बोलो बात समझ में, ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्लियर, बात मेरी समझ में आई, बोलो आपको। किया ये नोट, बोलो। ओके, अब मैंने कहा कि हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना सा ध्यान रखो, जब भी एंगल ऑफ क्रिटिकल पूछा जाए तो आपको क्या करना, हल्का अपॉन भारी। क्या करना है, हल्का अपॉन भारी। मतलब आप हल्का अपॉन भारी का मतलब समझ गए कि आपको मैंने कहा हल्का अपॉन भारी, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, बोलो आपसे मैं कहूं, और कम डिवाइड बाय ज्यादा। क्लियर, मैं आपको तीन चार क्वेश्चन कराता हूं, इधर देखो। ये किया नोट, बोला आपने, ठीक है, आ गया नोट ये किया। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं, सुनो।
एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि आपसे मैं कह रहा हूं क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण थीटा सी मैंने कहा होता है, ठीक है। एक ऑप्शन आ जाता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं टेन इनवर्स, बोलो म्यू आर अपॉन म्यू डी। एक आ जाता है आपसे मैं कहूँ टेन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर। एक आ जाता है साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर। एक आ जाता है साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ, क्या होगा बोलो, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, इधर देखो, ये तो एकदम सिंपल, हमें पता है कि टेन तो किसी एंगल से आएगा ही नहीं। बोलो बात समझ आएगा तो क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि स्नेल के नियम से ही हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है कि म्यू आर अपॉन डी के म्यू डी अपॉन म्यू आर अपॉन डी। सपोज दैट एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो मैंने अभी निकाल के बताया था, बोलो डेंस टू रेयर में रेज को भेज दो, स्नेल का नियम लगा लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं हर चीज का कारण इसलिए बताता हूं कि रटी हुई चीजें भूल सकते हैं, समझी हुई चीजें हमेशा ध्यान रहती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या, आपको बोले कि यदि आपसे मैं कह रहा हूं एक प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण, आपसे मैंने कहा कि बोलो कांच से, मैंने कहा जल में, कांच से जल में बोलो जाती है, ठीक है, किधर से किधर जाती है बोलो, कांच से जल में जाती है, तो मैंने कहा क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण निम्न में से क्या होगा यदि आपको देते हैं म्यू ग्लास 3/2 एंड म्यू वाटर 4/3 है। क्लियर, ये दे देते हैं, बोलो बात समझ में। तो ऑप्शन है आपके, एक पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स 8/9, दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 9/8, तीसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 4/3 और चौथा ऑप्शन है साइन इनवर्स 3/4। कर सकते हैं, एक सेकंड लगेगा, इधर देखो, आपसे मैं कहूं क्या करोगे, साइन थीटा सी इज इक्वल टू हल्का अपॉन भारी। बोलो हल्का का मतलब इनमें से कौन सा कम है, बोलो 4/3, ज्यादा कौन है 3/2। आप कहोगे सर कैसे पता चला, 4/3 का मतलब 1/1.33 और 3/2 का मतलब 1.5। अरे बोलो समझे समझे, बोलो तो कितना हो गया 8/9। बोलो बात समझ में, कौन सा टिक करूंगा मैं, बोलो ए टिक कर दूंगा। समझ में आया बोलो आपको, हल्का अपॉन भारी का मतलब समझे, हल्का अपॉन भारी का मतलब है कि जो दो, अच्छा दो दो तो मिलेंगे मिलेंगे बोलो, और दो तो मिलेंगे मिलेंगे ना, तो आपको जब दो मिलते हैं तो क्या करना है, कम वाले में ज्यादा वाले का भाग दे देना, ठीक है, कम वाले में क्या कर देना बोलो, ज्यादा वाले का भाग दे देना है। काम, बोलो बात समझ में आई। बोलो समझ गए ना, जब भी होगा तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे, आपको फॉर्मूला कुछ भी नहीं याद है फिर भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हल्का अपॉन भारी, लाइट डिवाइड बाय हैवी। बोलो बात समझ में, बोलो उससे करके टिक कर सकते हो, ठीक है।
ये मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा एक प्रकाश किरण, लाइट रेज, मैंने कहा जल, बोलो 4/3 से वायु, आपसे मैं कह रहा हूं 1, ठीक है, में आती है तो क्रांतिक कोण, आपसे मैं कह रहा हूं होगा। ठीक है, ऑप्शन होते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, 4/3, साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 9/8। क्या होगा बोलो? एक सेकंड में टिक कर सकते बोलो। हल्का अपॉन बारी मतलब आप समझ के 1/4/3, तो 3/4 हो जाएगा। समझ में आया बोलो? कैसे करेंगे? इधर देखो, साइन थीटा सी बराबर क्या होता है? म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर मतलब कम जिसका है, म्यू डी मतलब ज्यादा जिसका है। ओके, यहाँ पर ज्यादा 4/3, तो क्या आ गया 3/4, तो थीटा सी इजिकल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स 3/4। बोलो बात समझ में आए? ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो? ठीक है, अब आप लिखोगे पूर्णांती परावर्तन के उदाहरण। कभी कभी उदाहरण भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया ना बोलो आपको क्वेश्चन? ठीक है, हो गया नोट? बोलो क्या बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसके क्या क्या उदाहरण है। पहला है मरीचिका। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। आपसे मैं कह रहा हूं नीरे, सुनो क्या, रेगिस्तान के अंदर गर्मी के दिनों में जब आप घूमने जाते हो तो दूर जल के जलाशय दिखाई देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मिरेज या मरीचिका, जो कि मात्र दृष्टिभ्रम है, क्योंकि वो किससे होता है? पूर्णांती परावर्तन से होता है। और सिंपल, रेगिस्तान को छोड़ो, नहीं गए हो तो कभी आप गर्मी के दिनों में 4 व्हीलर से जाते हो और रोड अगर ऐसे है तो आपको दूर से लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब पास जाते हो तो लगता है कि पानी तो आगे चला गया है। अरे बोलो, एक्चुअली वही क्या होता है? मेरे ये किससे होता है? तो आपको तो एग्जाम में आता है, ये किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन परावर्तन, तो पूर्णांती परावर्तन। ठीक है, और फिर भी समझना है तो इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं झूठे जल के जलाशय दिखाई देना। जलाशय बोलो दिखाई देना। ठीक, मतलब समझ गए आप? बोलो, अरे बोलो झूठे जल के जलाशय दिखाई देना मतलब समझ गए कि अपने को लगता है वहां पानी है, लेकिन जाते हैं तो बोलो नहीं होता। ऐसे हम जब 4 व्हीलर से जा रहे होते हैं तो हमें लगता है रोड पे आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन आगे जाते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है। वही वाला ये है। ठीक है, एक होता है उन मरीचिका। ठीक है, उन मरीचिका। ठीक है, उन मरीचिका क्या होता है? आपसे मेरे को अप मिरेज क्या होता है? बोलो अप मिरेज। ये क्या होता है? आपसे मैं कह रहा हूं कि कभी आप समुद्र के किनारे खड़े हो और बहुत दूर जहाज कोई तैर रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। बोलो होता है कि नहीं होता? बोलो क्लियर? तो आप समय को, उसका भी कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में है? वो होता वहीं पे, अपने को दिखाई ऐसा देता है। तो शॉर्ट में लिख लेंगे, बोलो समुंदर, आपसे मैं कह रहा हूं मैं दूर, आपसे मैं को तैर रहे, बोलो जहाज शिप का जल
आपसे मैं कहूँ से ऊपर, आपसे मैं कहूँ ऊपर जल की, आपसे मैं कह रहा हूँ जल की बोलो सतह, आपसे मैं कह रहा हूँ से ऊपर, मैंने कहा जल की सतह से ऊपर, आपसे मैं कहूँ उठा, बोलो उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा, आपसे मैं कहूँ हुआ दिखाई, आपसे मैं कहूँ दिखाई देना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? उन मरीचिका। आपको तो ये वर्ड पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने कहा कि प्रकाशीय तंतु, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किसका एग्जाम्पल होता है? इसी का। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस घटना का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांतरिक परावर्तन। ऐसे ही पूछ लेते हैं हीरे की चमक, बोलो हीरे की चमक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो डायमंड होता है उसकी इतनी जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे की चमक का मतलब आपने कभी हीरा हाथ में लिया, फिल्मों में देखा होगा, बोलो आप वो ऐसे करते तो बहुत चमकता है, तो उसका भी रीजन क्या होता है? यही होता है। ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। बात समझ ना? प्रिज्म अलग फिनोमिना है, ठीक है। प्रिज्म से कलर डिस्पर्जन होता है, ये आपसे मैं करूँ TAR, ठीक है ना। प्रिज्म तो क्या होता है? ये प्रिज्म है, इस पे मैं अगर श्वेत प्रकाश डालता हूँ, कौन सा बोलो? व्हाइट लाइट डालता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ उसका, मैंने कहा अलग अलग रंगों के अंदर बिखरना, ये क्या कहलाता है? डिस्पर्जन, आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फिनोमिना प्रिज्म से होती है। क्लियर? ये फिनोमिना प्रिज्म से होती है। बात समझ लो ना? ओके। और मैंने कहा ये और ये रिलेशन रखते हैं इनवर्सिव प्रोपोर्शनल। क्लियर? और आपका जो डेविएशन होता है वो भी क्या रखता है इसके साथ? इनवर्सिव प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ में? तो किसका ज्यादा डेविएशन होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, रेड का सबसे कम होता है। बोलो बात समझ। और बीच में जो है एवरेज सारे रंग आ जाएंगे, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें क्या होता है? विबग्योर, 7 रंगों का समूह होता है। ये जो मैंने बनाया ना, ये है आपका प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म जो फिनोमिना होती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। क्या होती है? बोलो वर्ण विक्षेपण, ठीक है। आप चाहो तो ये नोट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कलर डिस्पर्जन। बात समझ ना? कभी बोलो आपको किसी एग्जाम में पूछ ले कि कलर डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होता है, तो वॉयलेट का होता है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। बोलो बात समझ में? क्योंकि जिसकी रेड, जिसकी बोलो आपसे मेरे को वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा, ठीक है। विब की ओर में इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे कम होती है। ये कौन सी फिनोमिना बताई मैंने? बोलो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। हमारे रीट में परावर्तन अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म यही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वो बोलो आपसे मेरे को पूछे जा सकते हैं। क्लियर? बोलो इसी का एग्जाम्पल होगा। बात समझो ना? ठीक है। आंखों का टिमटिमाना नहीं, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। ओके। आंखों का टिमटिमाना तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। बात समझ ना? ओके। तो ये समझ में आई मेरी बात? ये नोट कर लो, बता ही दिया। तो जिसको नहीं पता, प्रिज्म पे जब श्वेत प्रकाश डालते, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक डालूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए डालना क्या जरूरी है? व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 रंगों का समूह होता है और उसका इस तरह से बिखर जाना वही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होता है? वायलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो डेविएशन हो रहे हैं वो लेमडा के इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेमडा जिसका ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका लेमडा कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। ये मैंने जो बताया वो क्या है? डेविएशन। बोलो बात समझ? विचलन कोण, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो लाइट एंड साउंड के अंदर मैंने सब बता दिया, केवल 2 बेसिक बातें आपको और पता होनी चाहिए, फिर हम कल साउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो आपसे मैंने पहले ही कहा लाइट और साउंड को मिलाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते दो। बोलो बात समझ में? तो लाइट से भी आ जाता, साउंड से भी आ जाता, कभी लाइट से आते कभी साउंड से आते। तो लाइट वाला तो हमने पढ़ा, कलम का पढ़ेंगे साउंड। लाइट और साउंड मिलाकर हमारा एक टॉपिक है। बोलो बात समझ रहे ना? ओके, तो मैं स्पेशल नोट बता रहा हूँ, दो चीज और जो पूछ सकते हैं। ये तो समझ में आया बोलो आपको? ओके, मैंने कहा दो क्लियर होना चाहिए। एक होता है अपवर्तनांक, ठीक है, बोले तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये थोड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहले ये बताता हूं, ठीक है, ये मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूं। एक पहला क्या बता रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी मीडियम, चाहे वाटर हो, ग्लास हो, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर के रेस्पेक्ट में बताया जाता है, किसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है, एयर के रेस्पेक्ट में बताया जाता है, तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो किसी भी, मैंने कहा माध्यम, किसी भी, मैंने कहा माध्यम, ठीक है, किसी भी माध्यम का मैंने कहा अपवर्तनांक जब मैंने कहा एयर यानी वायु, आपसे मैं कह रहा हूं कि सापेक्ष, आपसे मैं कह रहा हूं बताया जाता है, ठीक है, बताया बोलो जाता है, ठीक है, जाता है, तो उसे बोलो उसे, तो उसे क्या कहते हैं, बोलो निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इधर ध्यान देना, मैंने कहा मैं बोलूं कि बोलो जल का अपवर्तनांक, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं वायु के सापेक्ष। क्या बोला मैंने, मैंने कहा जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्लियर? इसका मतलब ही हुआ कि मुझे किसका फाइंड आउट करना है, वाटर का, किसके एस्पेक्ट में, एयर के। तो ये वाटर डिवाइड बाय एयर, लेकिन वाटर का क्या होता है 4/3, एयर का क्या होता है 1, तो हम क्या बोल देते 4/3। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा नंबर 2, मुझे करना है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो क्या करूंगा मैं, बोलो ये मुझे ग्लास का करना है एयर के सापेक्ष, तो म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू एयर। मैंने कहा ये 3/2, ये 1, तो क्या आ जाता 3/2। अच्छा, यहां से एक बात पता चली कि अगर मैं किसी का बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो यही वाला है। मैं बोलूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब मैंने यही पूछा निरपेक्ष अपवर्तनांक। बोलो बात समझ में? मैं यही, हम ग्लास का ध्यान रखते हैं या हम किसी का भी बताते, वो कौन सा होता है, हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बोलो जिसमें एयर के रेस्पेक्ट में बताते एयर का 1 होता है, इसलिए वही आता है। क्लियर? तो मेन जो मैं अभी सेकंड बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये तो मैंने पहले बेसिक बताया ताकि सेकंड वाला समझ में आए, ये तो सब जानते। बोलो ओके। ये मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको? ठीक है। नंबर 2 दूसरा बताओ मैं, बोलो वो वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाले से ही हम वो वाला सीख सकते हैं कि बोलो एब्सोल्यूट ये होता है तो रिलेटिव क्या होगा। बोलो बात समझ ना?
ओके। बात समझ रहे हो, बोलो ठीक है। और ये जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस फर्स्ट टॉपिक के में सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं वो मैं सारे आपको कल या परसों मिल जाएंगे, आपको सोल्व करने घर पे। बोलो बात समझ में आए? बोलो लाइट एंड साउंड के जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन बैंक देता जाऊंगा। बोलो बात समझ में आए? ओके। इसमें भी और साइको में भी। बोलो बात समझ ना? मतलब उससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो वो जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा आता है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके। ये वाला बोलो बात समझ रहे हो ना? नंबर 2 क्या बता रहा हूं, स्पेशल नोट। मैंने कहा सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं रिलेटिव, ठीक है। मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर ध्यान देना। मैंने कहा सापेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताया जाता है। उसमें तो फिक्स था एयर, इसमें किसी अदर मीडियम के। मैंने कहा कि किसी भी माध्यम बोलो का अपवर्तनांक, ठीक है। जब मैं आपसे कह रहा हूं किसी दूसरे माध्यम, आपसे मैं कहूं दूसरे माध्यम, ठीक है, के आपसे मैं कहूं सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष बताया जाता है, ठीक है। बोलो मैंने कहा उससे क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब मैं क्या सिखा रहा हूं कि जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अदर मीडियम के रिलेटिव बताया जाता है। बोलो आपसे मेरे को विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, आपसे मेरे को कांच के सापेक्ष। अब क्या होता है, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, इधर ध्यान दो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में, ऐसा नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोलो कांच के सापेक्ष आपसे मैं कहूं जल का, बोलो जल का अपवर्तनांक, जल का मैंने कहा अपवर्तनांक। अच्छा एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताओ, क्या करना इसमें, दोनों लैंग्वेज को पढ़ो, दोनों लैंग्वेज सेम है, एक अलग है, बोलो सेम है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट किसका करना है, जिसका फाइंड आउट करना उसको ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में करना उसको नीचे रखो। का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ये लाइन बोलूं तो मैंने कहा फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसमें भी बोल रहा हूं ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब क्या कह रहा हूं, जिसका फाइंड आउट करना वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करना वो नीचे। अच्छा इतना करने के बाद तो आप तुरंत कर दोगे 4/3, 3/2, बोलो 8/9 कर दोगे। बोलो बात समझ में। ऐसे ही मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि उल्टा, कांच का अपवर्तनांक आपसे मैं कहूं किसके, बोलो जल के सापेक्ष, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, बोलो जल के सापेक्ष। या मैं बोलो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष मैंने कहा बोलो किसका, कांच का अपवर्तनांक। मुझे एक बात बताना जरा, दोनों का मतलब तो सेम ही है, बोलो सेम ही है ना मीनिंग। अच्छा फाइंड आउट किसका करना है मुझे बताओ, आज का फॉर्मूला अपने आप बनेगा, जिसका फाइंड आउट करना हो वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करना वो नीचे। 3/2, 4/3,
9/8, बोलो टिक कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी हाइपोथेटिकल दे कि बोलो दो तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ए का बी के सापेक्ष बताओ, बी का, तो बता सकते। जिसका फाइंड आउट करना है उसका ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करना उसका नीचे। बोलो बात समझ में? ओके, वो मैं सारा क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? इसमें कभी भी याद नहीं करना है कि मैं किसको ऊपर रखूंगा किसको नीचे रखूंगा। क्या बताया मैंने? जिसका फाइंड आउट करना है उसका ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका नीचे। बोलो बात समझ में? किसका फाइंड आउट करना, किसके रेस्पेक्ट, वो तो लैंग्वेज बताएगी। देखो मैं दो दो लैंग्वेज बोल रहा हूं, क्योंकि दो दो लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूं कि अगर किसी के माइंड में ये बचपन से बना हुआ है कि जो पहले वर्ड आता है उसको ऊपर रख देंगे, तब तो ये लैंग्वेज से गलत हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आए ना? तो हमें क्या पता चला कि हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला उसके जैसा ही तो है। उसमें तो क्या था, हमेशा विद रेस्पेक्ट टू एयर था। एब्सोल्यूट जो था वो क्या था, विद रेस्पेक्ट टू एयर था। ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम है। बोलो बात समझ में? ये मैंने बताया। आपको कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मिले कर सकते हो। बोलो आपको हाँ म्यू देना पड़ेगा उसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल करवाता हूं आपको, पहले बताओ ये समझ में आया? बोलो आपको। ओके देखो मैं कराता हूं, आप बताना मुझे। हो गया ये नोट? ओके इधर ध्यान देना, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? हटा दू ये। देखो मैंने कहा सपोज दैट, आपसे मैं कह रहा हूं ए एंड बी का अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू क्रम से 2.5 एंड मैंने कहा, ठीक है, आपसे मैं कहूँ 5 है, तो बी का म्यू ए के सापेक्ष होगा, ठीक है? डेफिनेटली ऑप्शन कैसे होंगे, एक 0.5 भी होगा, एक 2 भी होगा, एक 1 भी होगा, और एक आपसे मैं कह रहा हूं बोलो बी का एज इट इज 5 भी होगा। क्लियर? बताओ क्या होगा? अरे बताओ ना, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। पहले बताओ पूछा किसका है? बी का। और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? ए के। बोलो बी का है कितना? 5। ए का कितना है? काटोगे तो कितना आएगा? ठीक कर देना है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और इतनी बात समझ में आए? बोलो आपको। ठीक है, ओके।